तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शेष बची हुई जो सभ्यता का चैप्टर है, राजस्थान में सभ्यता है, उसमें जो शेष बची हुई है उसको कवर करेंगे ताकि अपना जो सभ्यता वाला, राजस्थान की सभ्यता वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए। और आपको इस चैप्टर में अगर कोई दुविधा हो, किसी प्रकार के प्रश्न को हल करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें और आप अपनी राय जरूर दें। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज अपन देखेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसको राजपूत काल की संज्ञा दे सकते हैं या फिर पूर्व मध्यकाल मान सकते हैं। उस दौरान जो जो सभ्यताएं अपने राजस्थान में प्राप्त हुई है उनके बारे में। तो नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे आज भीनमाल। भीनमाल कहाँ पर है स्टूडेंट्स? जालौर के अंदर। अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए, उसका स्थान पूछ लिया जाए तो भीनमाल जालौर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर क्या था है, भीनमाल जो था चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। नंबर 1 फैक्ट क्या ध्यान रखना है, ये चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। चावड़ा एक वंश है, राजपूतों की कैटेगरी है, उनकी राजधानी थी। तो आपको पहला फिगर ध्यान रखना है, चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। अब इन चावड़ा राजपूतों ने क्या किया था, 2 फेमस व्यक्ति थे, इतिहासकार जिनको मान सकते हैं, कवि मान सकते हैं, उनको संरक्षण दिया था। तो इनमें कवि माघ और ब्रह्मगुप्त, ये 2 मुख्य व्यक्ति हैं और इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाकवि माघ का संबंध किस जिले से है तो आपको ध्यान रखना है। तो माघ और ब्रह्मगुप्त, इन दोनों को संरक्षण देने का कार्य किया था चावड़ा राजपूतों ने। और इन दोनों का संबंध कहाँ से है? भीनमाल से है। ये दोनों फिगर आपको ध्यान रखने हैं। माघ और ब्रह्मगुप्त कहाँ से संबंधित है? भीनमाल से। भीनमाल कौन से जिले में? जालौर में। अगला चीज आपको ध्यान रखना है कि माघ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शिशुपाल वध। माघ किस पुस्तक के लिए फेमस थे? शिशुपाल वध की पुस्तक के लिए फेमस थे। और ब्रह्मगुप्त ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और दूसरा खंड खाद्यक। पहले तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और दूसरा खंड खाद्यक थी। और इन्हीं ब्रह्मगुप्त को क्या है, भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने देखा सबसे पहले भीनमाल जालौर। यहाँ पर क्या फेमस चीज नजर आए अपन को, ये चावड़ा राजपूतों की राजधानी है। नंबर 1 फैक्ट तो ये ध्यान रखना है, इन चावड़ा राजपूतों ने महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों को संरक्षण दिया था और ये दोनों भीनमाल से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में माघ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शिशुपाल वध। ये काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, अधिकांश परीक्षाओं में इसका प्रश्न पूछा जाता है। शिशुपाल वध के राइटर कौन हो गए? कवि माघ हो गए। उसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने 2 पुस्तकें लिखी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। और इन्हीं ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भीनमाल जालौरी चल रहा है अभी। अब चावड़ा राजपूतों के बारे में कुछ और फैक्ट है आपके पास। चावड़ा राजपूतों के समय ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, जिसके बारे में अपन ने कल की क्लास में भी देखा था। तो ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा किन राजपूतों के समय की थी? चावड़ा राजपूतों के समय की थी। और इन्होंने भीनमाल का नाम जो है, ह्वेनसांग ने पीलोमोली नाम दिया था। ये भीनमाल का नाम है पीलोमोली। और ये किसने दिया था? ह्वेनसांग ने दिया था, जो चीनी यात्री था। अब आगे देखते हैं इस चावड़ा राजपूतों के बारे में और फैक्ट जानकारी अपन को कहां से मिलती है? बसंतगढ़ सिरोही में एक अभिलेख मिला है, उससे भी चावड़ा राजाओं की जानकारी मिलती है। तो अपने को ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख से भी चावड़ा राजपूतों की जानकारी अपन को प्राप्त हो जाती है। उस समय क्या था, भीनमाल एक विद्या का केंद्र था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तत्कालीन समय में भीनमाल क्या था? विद्या का एक केंद्र था। यानी कि अपन जो पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल, उस दौरान ये क्या था? एक विद्या का केंद्र था। बाद में क्या हुआ, कालांतर का मतलब बाद में प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया। तो किस वंश का अधिकार हो गया भीनमाल पर? प्रतिहारों का। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीनमाल जो स्थल था उसका उत्खनन किसने करवाया था, तो उत्खनन करता थे इसके RC अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल इसके उत्खनन करता थे। अब यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन को क्या मिलता है? भीनमाल से शक कालीन सिक्के मिले, रोमन एम्फोरा की मूर्ति मिली है और यूनानी दुहस्ती सुराही मिली है। सुराही पान एक बर्तन होता है जिसको दोनों हाथों से पकड़ने का एक बर्तन था, दुहत्ता यूनानी था। और ये अपन को यहाँ मिला था। रोमन एम्फोरा भी कहाँ से मिला है? भीनमाल से मिला है। और शक सिक्के भी भीनमाल से मिले। तो इसमें अपन ने देखा कि भीनमाल जो था वहाँ पर चावड़ा राजपूतों के समय ह्वेनसांग ने यात्रा की थी भीनमाल की, और उन्होंने भीनमाल को नाम दिया था पीलोमोली। पहला फैक्ट। दूसरा है बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख से भी अपन को चावड़ा राजपूतों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा भीनमाल उस समय क्या था? विद्या का एक केंद्र था, नॉलेज सेंटर था। और प्रतिहारों ने बाद में जाकर के क्या है, भीनमाल पर अधिकार कर लिया था, भीनमाल को अधिग्रहित कर लिया था। इस भीनमाल का जो उत्खनन है
वो RC अग्रवाल ने करवाया था, रतन चंद्र अग्रवाल जिनको नाम देते हैं। उसके अलावा यहाँ से अपन को साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, शक सिक्के मिले, रोमन एम्पोरा मिला है और यूनानी दोहती सुराही मिली है। अब आगे देखते हैं। अब अगला स्थल है जिसको पढ़ते हैं वो है बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही, और ये कब का है, 625 ईस्वी का अभिलेख है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। अब ये अभिलेख अपन को कहाँ से प्राप्त होता है सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर एक खीमल माता का मंदिर है, वहाँ के मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न मंदिरों के अंदर पूछ सकते हैं कि खीमल माता का मंदिर कहाँ पर है, तो बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। और इस खीमल माता मंदिर का अभिलेख जो है उसका नाम क्या है, बसंतगढ़ अभिलेख है। अगली चीज देखते हैं, इस अभिलेख से अपन को चावड़ा राजा वर्मलात की जानकारी प्राप्त होती है। जो चावड़ा वंश के राजा थे वर्मलात, उनकी जानकारी भी अपन को बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके अलावा यहाँ से इस अभिलेख से अपन को वहाँ की प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था की जानकारी भी अपन को देता है। इस समय जो था रज्जिल एक व्यक्ति था, वो आबू का सामंत हुआ करता था। ऐसी जानकारी भी अपन को बसंतगढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है कि इस समय आबू का जो था सामंत वो कौन था, रज्जिल था। सबसे मुख्य फिगर जो आपको ध्यान रखना, मुख्य फैक्ट जो आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वो ये है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख जो है वो बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर ही प्राप्त होता है। ये नंबर काफी मजबूत प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, तो बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में मिलता है। और ये कब का है, 625 ईस्वी का है। कहाँ पर मिला है, खीमल माता के मंदिर में मिला है। इससे चावड़ा वंश के किस राजा की जानकारी मिलती है, तो वर्मलात की मिलती है। उसके अलावा इससे और क्या जानकारी मिलती है, तो चावड़ा वंश की प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इस समय आबू का सामंत कौन था, तो रज्जिल था। ठीक है, उसके अलावा इसमें राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं आगे। अगला स्थल है गणेश्वर, जो गणेश्वर है नीमकाताना शिखर के अंदर है। अब ये गणेश्वर जो है कांतली नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ है। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, कांतली नदी के किनारे पर ये विकसित हुई है। और इसका उत्खनन जो है RC अग्रवाल ने करवाया था। उत्खनन किसने करवाया था इसका, कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर का RC अग्रवाल ने। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ लिया जाए तो क्या है, गणेश्वर नीमकाताना शिखर है। तो आपसे फैक्ट पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर। उत्खनन किसने करवाया इसका, RC अग्रवाल ने। कौन से नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे पर। कौन से जिले में, नीमकाताना शिखर में। अब यहाँ से अपन को साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त होते हैं, गणेश्वर से अपन को क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या सबूत मिले। तो नंबर 1 ध्यान रखना है, पत्थर का बांध यहाँ पर अपन को मिला है। पत्थर का बांध यहाँ पर क्यों बनाया गया था, बाढ़ से बचाने के लिए इस पत्थर के बांध का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। यानी कि पत्थरों से निर्मित एक बांध मिला है, डैम मिला है। और इसको क्यों बनाया गया था, ताकि वो वहाँ के व्यक्तियों को बाढ़ से बचा सके। दूसरा था यहाँ से जो तांबा था, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो यहाँ से तांबा जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पर तांबा भेजा कहाँ से जाता था, गणेश्वर से भेजा जाता था। इसके अलावा यहाँ से काले और नीले मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। काले और नीले मृदभांड कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपन को गणेश्वर शिखर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मकान बनाने में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से मकान बनाने में भी किसका प्रयोग हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और ये साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले, अपन को गणेश्वर शिखर से मिले। तो ये क्लियर हो गया। उत्खनन RC अग्रवाल, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पत्थर का बांध, तांबा यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाता था, काले और नीले मृदभांड, मकान बनाने में पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब है रेड टोंक। रेड कहाँ पर है, टोंक में। और इसका उत्खनन करता पूछ लें, आपसे पूछा गया था कॉलेज लेक्चर में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देता हूं मैं इस पर। और इसका उत्खनन जो है केदारनाथ पुरी ने किया था। KN पुरी भी आपको परीक्षा में मिल सकता है, KN पुरी भी मिल सकता है, इसलिए आपको केदारनाथ पुरी ध्यान रखना है। ठीक है, तो KN पुरी ने कहाँ का उत्खनन किया था, रेड टोंक में जो सभ्यता मिली है उसका उत्खनन किया था। अब यहाँ से अपन को साक्ष्य के रूप में क्या मिले हैं, रेड टोंक से यहाँ से लोहा अपन को मिला है, क्योंकि इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है, तो रेड टोंक की सभ्यता को क्या है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दूसरा फैक्ट अपन को क्या ध्यान रखना है, यहाँ से 3000 सिक्के मिले हैं अपन को, 3000 सिक्के मिले रेड टोंक से। वो किस किस वंश से संबंधित है, तो मालव,
मित्र, अपोलोडोटस और इंडोसेसेनियन, इनसे संबंधित सिक्के अपन को 3000 टोटल सिक्के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इन चारों का ध्यान रखना है, मालव, मित्र, अपोलोडोटस और इंडोसेसेनियन। ये सिक्के कहाँ पर मिले अपन को? रेड टोंक के अंदर मिले। अगली चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। पगड़ी वैसे आमतौर पर पुरुष पहनता है, लेकिन महिला के द्वारा पगड़ी पहनना उस जमाने में, तो ये मूर्ति कहाँ पर मिली है अपन को? रेड टोंक में मिली है, पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी अपन को प्राप्त होती है। और लास्ट फिगर ध्यान रखना है, चक्रधार कुएं अपन को यहाँ से प्राप्त हुए। तो आपको रेड टोंक में क्या क्या ध्यान रखना है? उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी या केएनपुरी। यहाँ से साक्ष्य में क्या मिला? लोहा, क्योंकि इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। 3000 सिक्के मिले, 3000 सिक्के मालव, मित्र, अपोलोडोटस और इंडोसेसेनियन, इनसे संबंधित थे। इसके अलावा पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति अपन को यहाँ से प्राप्त होती है, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और चक्रधार कुएं अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से रेड टोंक अपने क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सभ्यता स्थल है सुनारी। सुनारी नीमकाथाना शिखर में, ये कांतली नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? कांतली नदी के किनारे पर, क्योंकि सिरोही के अंदर कौन सी नदी बहती है? शिखर के अंदर। नीमकाथाना में कौन सी नदी बहती है? कांतली। अब ये क्या है? वैदिक कालीन सभ्यता मानी गई है। सुनारी को वैदिक कालीन सभ्यता माना गया है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। सुनारी कौन सी सभ्यता है? वैदिक कालीन सभ्यता। यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन को क्या मिले? तो यहाँ से लोहे की भट्टियां मिली है अपन को, लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली है। ये भारत में प्राचीनतम लोहे की भट्टियां कहाँ पर मिली है? ये सुनारी शिखर के अंदर मिली है। पहले झुंझुनू में आता था, अब इस नीमकाथाना के अंदर आता है। तो लोहे की भट्टियां अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा चावल अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अगली चीज जो है, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ भी अपन को यहाँ से मिले। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ कहाँ से मिले हैं? तो इस सुनारी नीमकाथाना से मिले। इसके अलावा शंख की चूड़ियाँ भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। तो नीमकाथाना या सुनारी जो है, ये कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी किनारे, वैदिक कालीन बस्ती है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले? लोहे की भट्टियाँ मिली है जो भारत में प्राचीनतम है। इसके अलावा चावल मिला है। और अगला जो चीज़ मिली है वो है घोड़े से खींचे जाने वाले रथ मिले और शंख की जो है चूड़ियाँ मिली है। इस प्रकार से अपना सुनारी जो सभ्यता स्थल है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे। अगला स्थल है जोधपुरा। जोधपुरा जो है जयपुर में है। आप जोधपुरा से जोधपुर मत चले जाना। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में है। नाम से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जोधपुरा जयपुर। ये कौन सी नदी किनारे पर? जयपुर में साबी नदी के किनारे पर। जोधपुरा साबी नदी के किनारे पर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जोधपुरा साबी नदी के किनारे। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है? जोधपुरा को धरतूल घाट की सभ्यता भी कहा जाता है। धरतूल घाट की सभ्यता किसको कहा जाता है? कौन से स्थल को कहा जाता है? तो जोधपुरा को कहा जाता है। इसका उत्खनन जो है आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था और यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन को लोहा प्राप्त होता है। आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन करवाया। धरतूल घाट की सभ्यता किसको कहा जाता है? जोधपुरा जयपुर को कहा जाता है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर ये स्थित है। इस तरीके से अपना जोधपुरा कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं बरौर। बरौर जो स्थल है वो श्री गंगानगर के अंदर है और ये सरस्वती नदी के किनारे पर, प्राचीनतम जो सरस्वती नदी है अपनी, वो उस नदी के किनारे पर था। और यहाँ से अपन को साक्ष्य के रूप में दो चीज़ें मिले। बटन के आकार की मोहरें मिली, एक तो छोटी मोहरें जो बटन के आकार की होती है इस टाइप की, और यहाँ से 8000 लाजवर्द मन के भी अपन को प्राप्त होते हैं। तो अपन को दो चीज़ें ध्यान रखनी है। बरौर कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। किस नदी के किनारे पर मिली है? सरस्वती नदी के किनारे पर मिली है। बटन के आकार की मोहरें मिली है और 8000 लाजवर्द मन के भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा अगला स्थल है ईसवाल। ईसवाल जो है उदयपुर के अंदर है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता था। प्राचीन कालीन औद्योगिक नगरी ईसवाल कौन से जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर है। और यहाँ से भी अपन को लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ईसवाल से भी किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? लोहे के। अब अगला स्थल है कुराड़ा जो नागौर के अंदर है। कुराड़ा नागौर आपको ध्यान रखना है, ये औजारों की नगरी मानी जाती है। कुराड़ा नागौर को क्या माना जाता है? ये औजारों की नगरी है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के जो औजार थे वो अपन को प्राप्त होते हैं। कृषि के औजारों के साक्ष्य अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस वजह से इसको औजारों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कृषि औजार यहीं से प्राप्त होते हैं। तो औजारों की नगरी कुराड़ा नागौर, प्राचीन काल की औद्योगिक नगरी ईसवाल उदयपुर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला स्थल है नलियासर जयपुर। नलियासर जयपुर में, यहाँ से अपन को साक्ष्य ध्यान रखना है। आपसे सिर्फ ये ध्यान रखना, नलियासर कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ से साक्ष्य मिले अपन को आहत सिक्के और कुषाण सिक्के, दो टाइप के सिक्के मिले। आहत
सिक्के और कुषाण सिक्के नलियासर में। इसके अलावा अब कुछ जो स्थल हैं जिनके बारे में नाम से पूछ लिया जाता है कि ये स्थल कहाँ पर है, या सुमेलित वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एलाना जालोर। एलाना कहाँ पर है? जालोर में है। पिंड पाडलिया ये चित्तौड़गढ़ में है। पिंड पाडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। इसके अलावा मलाह भरतपुर में है, और झाडोल उदयपुर में है। झाडोल का तो वैसे अपन को याद रहता है, लेकिन मलाह भरतपुर ये ध्यान रखना है। पिंड पाडलिया चित्तौड़ ये ध्यान रखना है। एलाना जालोर ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 स्थल जयपुर के भी ध्यान रखना है, किराड़ौत, चौथवाड़ी और नंदलालपुरा। किराड़ौत, चौथवाड़ी और नंदलालपुरा। इस तरीके से अपन ने इस टॉपिक के 5 पार्ट कर दिए। सभ्यता के कितने पार्ट कर दिए अपन ने? 5 क्लासों में इसको कंप्लीट किया है। क्लासें छोटी रखिए ताकि स्टूडेंट क्या है बोर नहीं हो। हम चाहते तो इसको एक क्लास में भी बना सकते थे, लेकिन वो क्लास 2 घंटे की हो जाती। अब 2 घंटे की क्लास को कौन देखता है? क्योंकि आजकल के बच्चों को तो रील देखने की आदत है। 15 सेकंड 20 सेकंड में उनका मूड स्विंग होता रहता है। अब वो इतनी लंबी क्लास कैसे देखेगा? तो बेटा रील देखना बंद कर दो और सीरियस होकर पढ़ लो, नहीं तो 2024 तो तुम लोगों ने वैसे बर्बाद ही कर दिया। 2025 भी आने वाला है। ये 2 महीने जो रह रहे हैं इनको रील देख के बर्बाद करने की बजाय क्लास देख के बर्बाद करो, ताकि कुछ तो मिलेगा अपन को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।